मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है, अप्लाइड मैथ्स में थर्ड चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर सेट्स में जो स्ट्रक्चर है एक बार जल्दी से देख लेना क्या क्या टॉपिक्स हैं बेसिकली दोनों में। सबसे पहले व्हाट इज सेट, पहले हम डिफाइन करते हैं सेट क्या होता है। फिर उसके बाद सेट्स में हम ये देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के कौन कौन से मेथड है। तो दो मेथड है, एक है रोस्टर फॉर्म मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, ठीक है। एक्चुअली इसमें वो दोनों फॉर्म्स लिखा नहीं है, यहाँ रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म लिख दिया, जबकि दोनों एक ही होता है। ये मैंने स्क्रीनशॉट सीबीएसई की जो बुक है अप्लाइड की उसमें से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म्स का मतलब एक ही है, रोस्टर और टैबुलर। और जो सेकंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का ये दो फॉर्म होता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेन डायग्राम एंड इंटरवल्स एज सबसेट्स, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेट, सेट की डेफिनेशन से। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। सेट क्या है? इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट्स, ठीक है। अब वो जो वेल डिफाइंड है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? मतलब एक प्रॉपर या एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पोजेस करनी चाहिए एलिमेंट्स की, तब वो उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स का एक सेट हो गया, क्योंकि आप लोग सेम क्लास में पढ़ते हो। समझ में आई ये चीज? तो बस उसी तरह की कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर उसका थ्योरी डिस्क्रिप्शन गिवन है, आप उसको देख सकते हो। एक एग्जांपल लिखा है, कंसीडर द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल हुज नेम्स बिगिंस विथ लेटर एस। तो जिनका भी नाम एस से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टूडेंट्स का एक सेट क्रिएट हो गया। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। फर्दर कुछ और एग्जांपल है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट ए सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट एक सेट को बिलोंग नहीं करती, विच इज नॉट ए सेट। तो जैसे फर्स्ट लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर स्कूल, ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय मुगल एम्परर अकबर, ये भी एक सेट है, क्योंकि फाइनाइट और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन दिल्ली एंड यूपी, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इट इज नॉट अ सेट। बाकी सारे सेट्स है, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है ये सेट? मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया, हाँ। नहीं, इसमें जेंडर का कोई रीजन नहीं है। करेक्ट, इसका रीजन ये है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। हो सकता है इसके लिए मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स दूसरे हो, तुम्हारे लिए दूसरे हो। तो जो वेल डिफाइन है ना, उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है यहाँ पर। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। फिर उसके लिखा द कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए गिवन डेटा, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए सेट। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर जब देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? किसी भी डेटा का मीन मीडियन मोड, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। मीन मीडियन मोड को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का सेट बोल रहा है, मतलब उनका मीन मीडियन मोड का सेट। तो ये भी फाइनाइट है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फाइनाइट सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो सारे के सारे सेट है एक्सेप्ट दिस वन, फोर्थ वन इज नॉट अ सेट। क्लियर ये चीज? ओके, कंटिन्यू चलते हैं। अब इसके बाद जैसे मैं आपको बोल रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, रोस्टर या जिसको टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को सीधा लिख देते हैं। जैसे कि मेरी क्लास में मान लो अभी 3 स्टूडेंट बैठे हैं, और मैंने आपकी क्लास की एक कोडिंग कर दी। मान लो आपकी क्लास को नाम दे दिया ए। ए एक सेट है जो क्लास 11th के स्टूडेंट है, यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नाम लिख दूंगा एक एक करके। आयुषी हो गया, ठीक है, हर्षिता हो गई, हर्षिता नाम है ना आपका, आपका नाम अनन्या, अनन्या हो गई। तो मैं इस तरह से कॉमा करके एलिमेंट्स को लिख दूंगा, ये उस सेट के एलिमेंट है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो ये जो सेट के एलिमेंट्स है और ये उस सेट का नाम है, कैपिटल लेटर। क्लियर ये चीज? तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ताने अटेंड कर रही हो क्या अभी क्लास? यस सर। ओके। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट।
तो ए उन सारे एक्स, यहाँ एक्स एक रैंडम एलिमेंट है, ए उन सारे एक्स का सेट है जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, जिनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। और वो क्या प्रॉपर्टी है? एक्स इज एन स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन रिम्स एंड सो ऑन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। रोस्टर फॉर्म, जैसे हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं, तो देखो यहां पर रोस्टर फॉर्म में इस सेट वी को रिप्रेजेंट किया है। सेट जो है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट यूजुअली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर भी जो स्मॉल एक्स है वो एलिमेंट के नोटेशन है, कैपिटल ए जो है इस पूरे सेट का नोटेशन है। ठीक है, तो कैपिटल वी वॉवेल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू, हमने सीधा वॉवेल्स को कॉमा करके लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज इसने एक्सप्लेन की है, जितने भी है सेपरेटेड बाय कॉमास, कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन। क्लियर? अब एक और चीज यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, और ये सिंबल यूज होता है कैपिटल ए, मतलब सेट है, ये एलिमेंट है और ये सेट है, तो ये एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है, उसका मेंबर है। तो हम इसको रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो एप्सिलॉन जैसा दिख रहा है ना, इसको बिलोंग्स टू रीड करते हैं। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल ई बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल आई बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये सारे के सारे उसके मेंबर है, तो इसलिए हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन स्मॉल बी जो है वो उस सेट का मेंबर नहीं है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल बी नॉट बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन लिख के कट कर देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर हमने रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन और ये वाला जो सिंबल है उसकी मीनिंग और उसको कैसे रीड करते हैं वो चीजें हमने देखी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू सेट ए, वी रीड लाइक दिस, ए बिलोंग्स टू सेट ए, या आई बिलोंग्स टू सेट ए एंड सो ऑन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे जो भी सेट है ना उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अच्छा इसको भी थोड़ा ध्यान देना, इसको हमेशा रीड करते समय मैं जहां पर फिंगर रख रहा हूं और जो बोल रहा हूं दोनों चीजों को एकदम सिंक्रोनाइज पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कोलन का मतलब क्या है? सच दैट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट यहां से यहां तक सेम होगा और उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी हम लिख देंगे जो उसके मेंबर्स के में है। ठीक है, तो a इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन 6। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये है सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये बोल सकते हो कि हम यहां पर क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि उनके उनमें क्या प्रॉपर्टी है, वो क्यों उस सेट के मेंबर है, वो रीजन हम बता देते हैं और यहां पर हम सीधा मेंबर्स को लिख देते हैं कॉमा करके। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, इसके बाद आगे आते हैं और कुछ एग्जांपल्स पे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हम दोनों का कन्वर्जन देखेंगे। जैसे यहां पर लिखा है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो यहां पर हमने उसकी प्रॉपर्टी बता दी, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का सेट। तो अगर उसका रोस्टर फॉर्म देखेंगे तो a इज इक्वल टू m कॉमा a कॉमा t कॉमा h कॉमा e कॉमा सो ऑन। तो जो जो उसके लेटर्स हैं उनको हमने कॉमा करके लिख दिया। अगर कोई लेटर दो बार आ रहा है तो भी उसको हम एक बार लिखेंगे, जैसे कि a देखो यहाँ पर दो बार आ रहा है लेकिन हम सिर्फ एक बार लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होगा, वो सेम लेटर है ना, सेम ऑब्जेक्ट है। ओके, सिमिलरली सेकंड लिखा है b is a set of all x such that x is a letter in the word statistics, तो वही है, उसके लेटर्स को लिख दो। फिर लिखा c is a set of all x such that x is a two digit number such that the product of digit is 12। तो ऐसे टू डिजिट नंबर जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 होगा। तो 2 6 26 टू डिजिट नंबर, 2 6 का प्रोडक्ट 12, 3 4 प्रोडक्ट 12, 4 3 प्रोडक्ट 12, 6 2 प्रोडक्ट 12 एंड सो। क्लियर है ये चीज? लास्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे, +2 एंड -2, दैट्स इट।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर हमको उल्टा करना है। यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने सेट बिल्डर से रोस्टर लिखा था, यहां पर हम रोस्टर से सेट बिल्डर लिखेंगे। जैसे कि यहां पर ए इज ए सेट ऑफ 1, 4, 9, 16। तो आप ये नंबर्स को देखोगे समझ जाओगे स्क्वायर वाले नंबर है। जैसे 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 1 से लेके 4 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स यहां पर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a is a set of all x such that x is equal to n square। अब n को बताना पड़ेगा, n क्या है, 1 2 3 4 है, ये बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट b इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। ये जो नंबर्स है आपको ये नंबर देख के समझ में आ जाएंगे ये कौन से नंबर से, प्राइम नंबर से। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, b इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 12 वाले सारे प्राइम नंबर्स का सेट। ओके। थर्ड है -2 0 2। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। या फिर और कुछ प्रॉपर्टी जो वो पोजेस करता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, बिटवीन बिटवीन -3 टू +3, ऐसा हो सकता है ना। ये जो भी प्रॉपर्टी आप उसको वर्ड्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। फिर मैथ्स में कुछ पर्टिकुलर सेट्स है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि कैपिटल एन एक सेट का नोटेशन है जो कि नेचुरल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नाइन्थ में भी आप लोग पढ़ते थे जेड, जेलन, इंटीजर्स जर्मन वर्ड होता है। वो इंटीजर्स के सेट को जेड से, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से, रियल नंबर के सेट को आर से, और जेड प्लस क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्यू क्या होता है, क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल, आर प्लस होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर ये चीज। ओके। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सेट पे आते हैं। तो टाइप ऑफ सेट, अभी हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो टाइप पढ़े थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप अलग है, लेकिन सेट्स के खुद अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के बाद फिर इसने टाइप को डिस्कस किया है। तो पहले यहाँ पर लिखा है ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है बताओ जल्दी, 2, सिर्फ एक ही होता है। तो उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। यहां पर लिखा है x इज अ सेट ऑफ ऑल x, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर बताओ, बताओ तान्या, क्या होता है 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा हो सकता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 6 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता अदर देन 2। क्योंकि अगर वो इवन नंबर है अदर देन 2, तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर तो प्राइम नहीं होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इस सेट के अंदर खाली रहेगा, कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है C is a set of all x such that x is a prime number less than 50। अब लेस देन 50 वाले प्राइम नंबर बोलो। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। फिर कौन सा होता है, 3। फिर कौन सा होगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे आएंगे बहुत सारे, ठीक है। इट इज a सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसमें भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये लिमिटेड होगा, काउंटेड होगा 50 के नीचे। यहां पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज। तब यहां पर देखो इसने क्या लिखा है, नाउ कंसीडर द केस वन, वी ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन इवन प्राइम नंबर। सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर मिलता है। देयरफॉर द सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, सच सेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। तो क्या बता दिया, जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट, ठीक है। अब सिंगल टोन सेट को डिफाइन किया, सिंगल एलिमेंट वाला सेट होता है सिंगल टोन सेट। कुछ एग्जांपल दे दिया। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। तो ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप है सिंगल टोन और दूसरा टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से क्लियर है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसके और भी नाम है, इसको कई जगह पे नल
सेट ये भी बोलते हैं, और कई जगह पे वॉइड सेट ये भी बोलते हैं। क्लियर, ये सारे उसके नाम है। तो जैसे कि यहां पर हमने देखा था एग्जाम्पल में, ये जो है ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, एम्प्टी सेट को ना इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई। तो ये जो एम्प्टी सेट होगा उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन फाई है, फाई मतलब वो एम्प्टी सेट काउंट होगा। क्लियर? तो ये चीज भी क्लियर हो गई, एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल दिया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर स्टार्टिंग विथ मंथ ऑफ इंग्लिश, मंथ ऑफ द ईयर स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट बी। तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी मंथ नहीं होता, तो ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, और यहाँ कहीं लिखा होगा फाइव, हाँ ये लिखा है देखो, फाइव, या फिर ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसके पहले कौन से दो टाइप देखे हमने? कौन से दो टाइप देखे इसके पहले हमने? हाँ, एम्प्टी सेट और सिंगल टोन सेट। अब है फाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर एग्जांपल देखें हम, फाइनाइट सेट कौन सा था यहाँ पर, तो ये वाला जो सेट था ये फाइनाइट सेट था क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स थे, काउंटेबल एलिमेंट्स थे, ये बोल सकते हैं। लेकिन नीचे वाले सेट में प्राइम नंबर सिर्फ बोल दिया तो बहुत सारे फाइनाइट प्राइम नंबर्स होते, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पर फाइनाइट सेट भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन वो वही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीजें बड़ा ध्यान देने वाली है, उसको सुनना और ध्यान देना। ठीक है, लिखा है सेट विच हैज नल, विच इज आइदर नल और whose elements can be numbered from 1 to n for some positive integer n is called finite set। इसका मतलब ये है कि नल सेट को भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कि सेट को अगर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो नल सेट या एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट्स जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें एन एक काउंटेबल नंबर है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, द नंबर एन is called cardinal number or order of finite set and it is denoted by this, and it is denoted by this। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो सेट ए के एलिमेंट्स हैं a कॉमा b कॉमा c, तो ये n ऑफ a मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट a बताएगा। तो a में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वो उसका काउंट बताता है और कुछ नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर? फिर उसके बाद इसको कुछ एग्जांपल से भी बताया, कैपिटल एक्स एक मंथ का सेट है जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, तो कौन कौन से होंगे, जनवरी जून जुलाई, और एन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ते हैं ना, तब ये चीजें यूजफुल होती है। ठीक है, आगे आते हैं सबसेट्स पे। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी हमने तीन ही टाइप डिस्कस किए हैं, सिंगल टोन, एम्प्टी, और अभी हमने कौन सा देखा, फाइनाइट। इनफाइनाइट हमने डिस्कस नहीं किया, ऑब्वियसली उसका अपोजिट जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। सबसेट्स पे आते हैं, तो एक्चुअली सबसेट क्या होते हैं, एक बार पढ़ो सामने, आप लोगों को शायद क्लियर हो जाए। ई जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। एफ क्या है, set of all students in your school who have taken commerce as their subject stream। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर, we note that every element in set f is a student of your school। तो हर वो स्टूडेंट जो एफ से बिलोंग करता है, मतलब कॉमर्स वाला स्कूल स्टूडेंट जो आपके स्कूल का है, वो ऑब्वियसली आपके स्कूल का है, ई से बिलोंग करेगा। तो हर वो एलिमेंट जो एफ के अंदर है वो ई के अंदर भी है। समझ में आया ये चीज? तो ऐसे केस में हम एफ को ई का सबसेट बोलेंगे। आया समझ में ये चीज? ठीक है, जैसे कि यहाँ कितनी कॉलोनीज है, बहुत सारी कॉलोनीज है, समता कॉलोनी, डीडीयू, या और भी अलग अलग कॉलोनी। सारी कॉलोनी किसके अंदर आती है, रायपुर के अंदर आती है। तो ईच एंड एवरी कॉलोनी इज ए सबसेट ऑफ दिस सिटी। क्लियर है ये चीज? ओके, इसके बाद सबसेट्स को इसने मैथमेटिकली डिफाइन किया है और स्टेटमेंट वाइज, जैसे कि ए और बी दो सेट्स है, अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से बिलोंग करता है तो हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। समझ लो, ए
इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखते हैं। और अगर यहां पर ये लग गया ना, तो ए इज ए सेट और सबसेट ऑफ बी, ऐसा हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ करेक्ट, अच्छा चीज पूछा। दोनों में डिफरेंस ये है, इसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी का छोटा पार्ट है, मतलब ऑब्वियसली ए जो है उसके एलिमेंट कम है बी से, और ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये लगा दिया तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं और ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ये दोनों में डिफरेंस है। ओके। फिर उसके बाद इसको उसने एक्सप्लेन किया है, इफ ए इज ए सबसेट और सेट। इसको एक्चुअल में जब नीचे सिंबल नहीं लगता है तो सिर्फ हम उसको पढ़ते हैं सबसेट। जस्ट अ सेकेंड। जब ये नीचे इक्वल नहीं लगता तब हम बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और जब हम नीचे ऐसा लाइन लगा देते हैं, इक्वल टू टाइप का सिंबल लगाते हैं, तो ए इज ए सेट और सबसेट, ऐसा रीड करते हैं। रीड करने में भी वो डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो ये उसका मीनिंग है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो, फॉर ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू मीनिंग होता है इसका इम्प्लाइज, इसको इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट दे बिलोंग टू बी ऑल्सो। सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देन फॉर ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए, इट इम्प्लाइज दैट दे बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ओके। एंड अगर ये वाला सिंबल यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है नॉट ए सबसेट। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर है ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। कंसीडर द सेट्स। पहला सेट क्या है, कौन सा सेट है बोलो? पाई कौन सा सेट होता है? नल सेट, एम्प्टी सेट। नल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और यहां पर सेट डी अलग अलग तरह से गिवन है। ठीक है, इंसर्ट द सिंबल दिस। ये इनमें से कोई एक सिंबल हमको इंसर्ट करना है इसमें। अब यहां पर फाइव और बी में क्या रिलेशन? तो सेट बी देखो, सेट बी क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फाइव इसका सबसेट है या नहीं, ये समझते हैं। मुझे लगता है पहले, उसके पहले मुझे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। समझो, इधर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे, तो आपका आंसर होगा एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो 1, वो इसका सबसेट है। मान लो उसको सेट बी नाम दे देते। एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो जो कि 2 है, तो वो भी इसका सबसेट है। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें ये दोनों एलिमेंट हो, वो भी इसका सबसेट कहलाएगा। या एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट न, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, वो भी इसका सबसेट होगा। क्योंकि अगर एम्प्टी है तो वो भी इसका सबसेट होता है, एम्प्टी सबका सबसेट होता है। क्लियर है ये चीज? ओके, इसका मतलब फाइव, तो ये उसका सबसेट होगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि फाइव तो सबका सबसेट होने ही वाला है। क्लियर हुआ ये चीज? और ये उसका सबसेट होगा, ये होगा और ये होगा। वैसे ही अगर मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, उसके सबसेट्स बताओ अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो आप क्या क्या बोलोगे? एक तो सिर्फ ए होगा, दूसरा सिर्फ बी होगा, तीसरा क्या होगा? सिर्फ सी होगा, और क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा, बिल्कुल। और क्या बनेगा? एम्प्टी बनेगा। और क्या बनेगा? ए बी भी बनेगा। और क्या बनेगा? बी सी बनेगा। और क्या बनेगा? ए सी बनेगा। समझ में आया ये चीज? तो ये सारे के सारे क्या होंगे? उसके सबसेट्स होंगे। इसमें एक सिंपल सा रूल बनता है, हम किसी भी सेट के कितने एलिमेंट है उसको देख के बता सकते हैं कि उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। वो रूल क्या है? जैसे इसमें 2 एलिमेंट है ना, तो इसके 4 सबसेट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? 8। कैसे पता चला? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, सिर्फ ये अप्लाई कर दो। सो इफ वी हैव 2 एलिमेंट इन अ सेट, then the total number of subsets will be 2 to the power 2, that is 4. If we have 3 element in a set, then the total number of subsets will be 2 raised to power 3, that is 8. If we have 4 elements in a set, then we have 2 raised to power 4 subsets. Clear ये चीज? Okay. So अब यहां पर आते हैं फिर से हम बी, फाइव, फाइव और बी में देखते हैं। फाइव इसका सबसेट होगा,
यस होगा, 5 सबका सबसेट होता है, तो यहां पर ये वाला सिंबल इंसर्ट होगा। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट लिखा है ए, जिसके एलिमेंट्स ये हैं, वो बी का सबसेट होगा क्या? सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आने चाहिए। तो वन, ए का पहला एलिमेंट वन है, वो बी का एलिमेंट भी है। ए का एलिमेंट टू है, लेकिन क्या वो बी का एलिमेंट है? नहीं। तो टू बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर ये चीज? अगला है बी और सी, तो बी और सी में चेक करो, ये बी है और ये सी है, तो क्या बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, 1 4 5। सो यहां पर कौन सा सिंबल लगेगा? ये वाला सिंबल लगेगा। क्लियर ये चीज? सबसेट वाला। तो ये सिंपल एक्सरसाइज थी। और भी एक क्वेश्चन था, वो शायद स्किप हो गया होगा मुझसे, बाद में देखेंगे उसको अभी। अच्छा, उसके पहले ना मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये सेट डी जो है ना, सेट डी अभी कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसका रोस्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा ये? इसको पढ़ो और समझो क्या लिखा है। डी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सच दैट ओके, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। एक्स इज लेस देन 4, तो 1 से 4 वाले 1 2 3। क्लियर ये चीज? तो डी को अगर मैं आपको बोलूं रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3। दैट्स इट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं पावर सेट पे। नहीं, लेकिन इसमें क्या किया है, ये x लेस देन 4 लिखा है, x 4 से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये लगा रहता है ना, तो उसको इक्वल टू 4 काउंट करते, तब हम 4 लिख सकते थे। एक्चुअल में इनइक्वालिटी के अंदर आता है, एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, वो भी आप पढ़ोगे, जिसमें ये वाली जो दोनों इनइक्वालिटी है ना, इसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है? और ये वाली जो दोनों इनइक्वालिटी है ना, इसको बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब होता है इससे छोटा होना चाहिए, और अगर ये आ गया मतलब उसके इक्वल भी हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं पावर सेट पे। पावर सेट क्या होता है? सेट्स का सेट होता है। समझ रहे हो? जैसे कि क्लास 11th एक स्टूडेंट का सेट है, 12th एक स्टूडेंट का सेट है, 10th एक स्टूडेंट का सेट है, तो क्लास 9 10th 11 12th ये अलग अलग सेट्स है खुद में। अब उनका भी सेट कौन है? क्लास, पूरा स्कूल, पूरा स्कूल उनका सेट हो गया। समझ में है? तो ये इस तरह की चीज है पावर सेट। तो अगर पावर सेट की बात करें, वो कैसे निकलेगा? मान लो ये एक सेट ए है, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, पहले हम सबसे पहले वो देखते हैं। ऐसा हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। 1 2, और क्या होगा? 3, और क्या होगा? 1 2 1 3 2 2 3, यही होगा ना? और कौन सा होगा? 1 2 3, और क्या होगा? 5। नल सेट, ये सारे उसके सबसेट्स होंगे। तो इनके सबसेट को मिला के अगर सेट बना दिया जाए, तो उसको पावर सेट बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो, पावर सेट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ 5, मतलब एम्प्टी सेट, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। हाँ, लेकिन उसके बाहर में देखो ये लिखा हुआ ना, ये वाला एक और करली ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब सारे सेट को एक और सेट के अंदर मिला दो, वो पावर सेट बन गया। समझ गए ये चीज? तो अगर मैं बोलूं पावर सेट के एलिमेंट क्या है, तो पावर सेट के जो एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। जैसे कि पावर सेट का एक एलिमेंट 5 है, वो एक नल सेट है। पावर सेट का एलिमेंट एक 1 है, वो खुद एक सिंगल टोन सेट है। इस तरह से पावर सेट एक सेट का सेट है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब इसके बाद किसी भी सेट के कितने, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ये निकालना समझते हैं। ठीक है? जैसे कि ये सेट ए है, इसका पावर सेट होगा, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? उतने ही एलिमेंट होंगे जितने उसके सबसेट होंगे, है ना? और उसके सबसेट कैसे निकालेंगे? 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में? तो देखो यहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 raised to power 3। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये है सिंपल सा रूल।
समझ में आ गया ना, पावर सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट मतलब किसी भी सेट्स के लिए एक ऐसा सेट, या किसी भी दो या दो से ज्यादा सेट के लिए ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे आ जाए, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक सेट है राइट एंगल ट्राइंगल्स का, जिसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल है, अलग अलग बेस के, अलग अलग हाइट के, अलग अलग हाइपोटेनियस के, ये सारे अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल्स है। ये एक सेट है, मान लो सेट ए। दूसरा एक सेट है इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें अलग अलग साइज के इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स का सेट है। ठीक है, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, क्योंकि ये सारे के ऊपर कौन आता है? वो सारे ट्राइंगल्स आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो एक्चुअल में जैसे कि फैमिली की हायरार्की चलती है ना, जैसे हम लोग मान के चलो हमारे दादाजी सबसे बड़े, उनके 4 बच्चे हुए, फिर उनके 2-3 बच्चे हुए, तो सबके सबका एक यूनिवर्सल सेट कौन है? वो जो दादाजी ग्रैंड पेरेंट्स है। समझ रहे हो ना? तो उसी तरीके से जो भी सेट है उनके हेड में कौन है, वो एक टाइप का यूनिवर्सल सेट काउंट होता है। और वो डिपेंड करता है सेट के ऊपर, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल से ये बता देता हूं, जैसे मान लो अगर हम डायस को रोल करते हैं, ठीक है, और मैंने बोला कि इवन नंबर आने वाला सेट, वो सेट ए है, तो सेट ए के मेंबर्स एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 4 6। अगर दूसरा सेट बी है, ऑड नंबर आने वाला सेट, तो वो क्या होंगे? 1 3 5। अगर तीसरा सेट सी है जिसके एलिमेंट्स हैं प्राइम नंबर्स, तो क्या होंगे इसमें? 2 3 5। समझ रहे हो? तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? नहीं, मैंने क्या बोला? डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने पे जो आउटकम निकलेंगे वो उनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगा। जैसे यहां पर मैंने सिचुएशन नहीं, या एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया कि डाइस को रोल किया मैंने, तो उसके उस केस में यूनिवर्सल सेट ये है, और ये सारे के सारे उसके क्या है? सबसेट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ये चीज पे आते हैं, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदर देन दिस दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होता है। तुमको तो एकदम क्लियर हो गया होगा ना आयुषी? मेरे ख्याल से तान्या भी 2-3 बार ये सारी चीजें सुन चुकी है। ठीक है, ओके। तो इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर। तो पहले तो रियल नंबर आर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, उसके लिए ना एक स्ट्रक्चर, नंबर सिस्टम मैंने एकदम एक बार फिर से बताता हूँ। बताया था क्या पहले भी एक बार? चलो फिर से सुन लो। रियल नंबर, रियल नंबर जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर का सेट होता है, ये एक हेड ऑफ द फैमिली है, समझ लो। ठीक है, अब इस हेड ऑफ द फैमिली के दो बच्चे हैं। ठीक है, एक का नाम है रैशनल, जिसको रैशनल नंबर बोले, और दूसरे का नाम है इरैशनल। ठीक है, इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, वो क्या प्रॉपर्टी रखता है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसको वैसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रैशनल नंबर उनको बोला जाता है जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, अब रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है जिनका डेसिमल एक्सपांशन, बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपांशन बोल रहा हूँ, डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग कैटेगरी, टर्मिनेटिंग कैटेगरी का हो, फॉर एग्जांपल 1/2 जो क्या होता है 0.5, 1/5 जो क्या होता है 0.2, तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। दूसरा जिसमें डेसिमल एक्सपांशन रिपीटिंग कैटेगरी का हो, जैसे कि 1/3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3 बार, ये सब हम क्लास 9 में पढ़ते थे, याद है ये चीज? तो ये सारे डेसिमल एक्सपांशन है। अच्छा, अब इसमें ये दोनों कैटेगरी तो हो गई, लेकिन रैशनल नंबर फर्दर उसको और कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर फिर आ जाते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स जिनको z से रिप्रेजेंट किया जाता है ये कौन से होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स। फिर आते हैं होल नंबर जिसको w से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0, 1, 2, 3 ये आते हैं। फिर उसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब आपको समझना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इररेशनल नंबर एकदम अलग होते हैं जिनको p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वो कौन से होते हैं? √2, √3, √5, ये सारे इररेशनल नंबर होते हैं। पाई भी एक इररेशनल नंबर होता है। लेकिन ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के आते हैं। क्लियर? अब क्लास 11th में एक और नंबर आता है एक्चुअल में, जो रियल नहीं होता है, तो उसका नाम होता है इमेजिनरी नंबर। तो अगर मैं यहाँ रियल नंबर बोल के खत्म कर दूं ना, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक और भाई है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर, इसका नाम है इमेजिनरी नंबर। और ये दोनों के दोनों मिलके एक नंबर के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम हालांकि बाद में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इनके में तो है कोर मैथ्स में, अप्लाइड में भी शायद है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम रियल नंबर पे अपना डिस्कशन आज की क्लास में फोकस रखते हैं। तो रियल नंबर का एक और डेफिनेशन ये है कि अगर मान लो एक लाइन है जिसमें लेफ्ट साइड में -इंफिनिटी, राइट साइड में +इंफिनिटी, सेंटर पे 0 है, इस लाइन में अगर कहीं पर भी आप पेन रख दो तो वो नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, या ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमको पॉजिटिव मिले, वो नंबर रियल नंबर होता है। तो हर नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिलता है। सिर्फ अगर रूट के अंदर पे कोई -1 या -2 ऐसा कुछ आ जाए तो स्क्वायर करने पे हमको नेगेटिव मिलता है, तो वो रियल नहीं होते। तो फिलहाल हर वो नंबर जो इस नंबर लाइन पे आता है वो रियल नंबर होता है। अब जो ये मैं डिस्कशन पूरा का पूरा कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमको देखना है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर, मतलब रियल नंबर के सबसेट क्या होंगे। तो रियल नंबर का सबसेट मतलब रियल नंबर लाइन में कोई एक छोटा सा सेगमेंट, वो उसका सबसेट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हो सकता है वो सेगमेंट 1 से लेके 3 के बीच का। अब 1 से 3 के बीच में कितने नंबर आते हैं? कितने नंबर? हाँ, नहीं, इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, क्योंकि 1 से लेके 3 तक के लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट। सो वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स। 1.1 इज आल्सो देयर, 1.111 इज आल्सो देयर एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वो वाला जो मेथड है ना, जो ब्रैकेट वाला मेथड, वो फेल हो जाता है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं कि 1 से लेके 3 तक के बीच के सारे नंबर, तो मैं उनको नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 हो गया, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, या 1.112 हो गया। समझ रहे हो ना? कितने लिखूंगा? नहीं लिख सकते। तो रोस्टर फॉर्म मेथड फेल हो जाता है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, दूसरे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, जो कि हम इसमें अभी पढ़ेंगे। क्लियर ये चीज? तो आपको पहले हेडिंग समझ में है ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या है। अब देखो इसमें आते हैं। इसमें इसमें केस 1 पे इसने क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ इंटरवल लिखा है, फिर उसके बाद केस 1 लिखा है क्लोज्ड इंटरवल। अब यहां पर लिखा है ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब रियल नंबर है, और ये उन नंबर्स का सेट है जो ए से बी के बीच में। और इनइक्वालिटी लगी हुई कौन सी है? स्लैक इनइक्वालिटी, मतलब ए और बी इंक्लूडेड है। मतलब सारे रियल नंबर जो ए और बी के बीच में आएंगे उनके बारे में ये बात कर रहा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेस्ट चीज आपको यहाँ एग्जांपल से समझ में आएगी। एक्चुअली स्टेटमेंट और थ्योरी में बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। देखो इधर पे यहाँ पर लिखा है -3, 2, और ब्रैकेट कौन सा लगा? वो छोटा वाला ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब होता है, एक्चुअली ये ब्रैकेट गलत लगा है, इसको करेक्ट कर देता हूं। ब्रैकेट लगेगा ये वाला, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। -3, 2, इसकी मीनिंग होती है सारे रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो कि -3 और 2 के बीच में आते हैं, जिसमें -3 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा। समझ में आएगी चीज? या फिर ये वाला पार्ट देखो यहां पर समझना, -3 से लेके 2 तक के सारे नंबर, उसको इसने क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। तो तीन चीजें आप ध्यान में रखना, तीन रिप्रेजेंटेशन। पहला रिप्रेजेंटेशन ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्लोज हो गए हैं, और यहाँ पर ये दोनों इंक्लूजन में है, इंक्लूडेड है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये वाला ध्यान रखना, ये वाला, कि ये रियल नंबर से होना चाहिए और यहाँ पर ये इंक्लूजन के लिए इक्वल टू आना चाहिए। और तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये समझना।
समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये है क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसमें है ना, इसीलिए तो उसने क्या किया, इसने उसको हाईलाइट किया ना, उसने डार्क किया है ना। तो हाँ, वो लाइन के अंदर ही है वो पॉइंट, अब उसको हम हाईलाइट नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये समझ जाएंगे कि इनके बीच के सारे नंबर हैं उसके सेट। ठीक है, अब देखो इसके आगे आते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल समझने के लिए उसी रिप्रेजेंटेशन को इस एग्जांपल से समझना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है x इज -3 to 2, लेकिन बस यहां पर कौन सी इनइक्वालिटी लगा दिया, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब -3 इंक्लूडेड नहीं है, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंज कर देगा, यहां पर ब्रैकेट का शेप चेंज कर देगा। अब ये छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा और इसको बोल देंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और ग्राफ में क्या चेंज करेंगे, ग्राफ में इस तरह से जो बबल बनाएंगे यहाँ पर ओपन स्पेस छोड़ देंगे। इससे ये समझ में आ जाता है कि -3 नहीं है उसके बाद के, और 2 नहीं है उसके पहले के। हाँ, उसमें नहीं बनाना, या अगर बना रहे हो तो उसको इस तरह से फिल कर देना है। क्लियर ये चीज? तो ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब तीसरा रिप्रेजेंटेशन सेमी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें एक तरफ इंक्लूडेड होगा और दूसरे तरफ नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहां पर -3 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 इंक्लूडेड है। समझ में? तो यहां पर जब उसको हम इसमें लिखेंगे तो -3 में ये वाली इनइक्वालिटी लगा देंगे, x इज ग्रेटर देन -3, लेस देन और इक्वल टू 2। इसको रीड कैसे करते हैं वो भी समझ लो। इसको रीड ऐसे करते हैं, बीच वाले वेरिएबल को पहले बोलते हैं x इज ग्रेटर देन -3, लेस देन और इक्वल्स टू 2। समझ में आया ये चीज? और जब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो -3 यहाँ माइनस होना चाहिए, -3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है और 2 जो है वो इंक्लूडेड है, इसलिए इसको इस तरह से। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये ओवरऑल 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना वो केसेस? तो ये सारे सबसेट ऑफ आर के अंदर आते। तो बस यहीं तक की सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में इन लोगों को पढ़ाई थी, यहीं तक पढ़ाया था ना। और इसके अलावा फिर मैंने लास्ट क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो वेन डायग्राम है, वो चीज मैंने स्टार्ट की थी। तो एक बार शॉर्ट में उसको भी देख लेते हैं, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ओके, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि नंबर्स का सेट है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स आ रहे हैं। दूसरा एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है सपोज 2 3 4 5। तीसरा सेट है बी, मान लो, जिसके एलिमेंट है मैं एक्चुअली दो तीन चीजें एक साथ अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक ऑपरेशंस भी, दो सिंपल ऑपरेशंस बताऊंगा, फिर वेन डायग्राम बताऊंगा, वो सब देख लेना। दूसरा जो सेट है सपोज वो है 4 5 6 7 नेक्स्ट जो सेट है सेट सी, उसके एलिमेंट है 1 7 8। ये 1 7 8 9 10 ये उसके एलिमेंट्स है, मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो अभी मैं दो तीन चीजें बता रहा हूँ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में, हालांकि नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। जब मैं बताऊंगा तो इस तरह से पूरे नोट्स से वो पूरा क्लियर एक बार और करूंगा बाद में। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिकल नंबर्स में ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूजुअली ये ऑपरेशन हम पढ़ते हैं। वैसे ही सेट्स में भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, जिसमें से सबसे जो कॉमन ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन। यूनियन ऑपरेशन, यूनियन में क्या होता है, अगर मान लो मैं ये लिखता हूं सेट ए यूनियन बी, तो इस ऑपरेशन को यूनियन रीड करते हैं, सेट ए यूनियन बी। इसमें हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों के एलिमेंट को मिला के एक नया सेट बना देते हैं। तो अगर ए के एलिमेंट यहां पर आप देखोगे क्या है, 2 3 4 5, बी के एलिमेंट क्या, 4 5 6 7, हालांकि कॉमन एलिमेंट है 4 5, दोनों को अगर मिला दे तो एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है यूनियन ऑपरेशन, समझ गए ये चीज? दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इसमें क्या होता है,
इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो सिंबल है इंटरसेक्शन का सिंबल, ये जो सिंबल है यूनियन का सिंबल है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को ले लेते हैं जो ए और बी के बीच में आते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट नंबर से क्लियर है, जहां पर दोनों चीजें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वाला कॉमन एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर, 4 और 5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4,5। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है दो के साथ करो, ये तीन के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी निकाल सकते हैं। तो अभी कोई कॉमन है क्या तीनों में, ए बी सी में? नहीं दिख रहा है ना। तो हम सेट सी में कुछ चेंजेस कर देते हैं, कॉमन लिख देते हैं, सो दैट उसको समझना ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, सेट सी के कुछ और एलिमेंट लिख देते हैं। सपोज ये लिख देते हैं 4,9,10, ऐसा लिख देते हैं, ये ठीक दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो 4,5 तो इन दोनों में कॉमन था, उनमें से कोई एलिमेंट आ रहा है क्या, 4 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये क्या आ जाएगा, एलिमेंट 4 आ जाएगा। क्लियर ये चीज। तो ऐसा एक से ज्यादा सेट्स के साथ भी इंटरसेक्शन ऑपरेशन किया जा सकता है, यूनियन ऑपरेशन किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ, ए इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या आएगा? तो बताओ क्या आएगा आपका आंसर। 1 से लेके 10 तक पूरे आ जाएंगे क्या? 1 आएगा, 2 3 4 5 आएगा, 6 7 8 आएगा, 9 और 10 भी आ जाएगा। क्लियर। इसमें एक और चेंजेस कर देता हूं भाई, एक मिनट ना, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। अगर मान लो तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया ये चीज? ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर। तो ऑपरेशंस क्लियर हुए, ये दो ऑपरेशंस क्लियर हुए स्पेशली। ओके, अब मैं आपको वेन डायग्राम बताता हूं जो कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको ध्यान से समझना। वो एक्चुअली बताने के लिए मैंने ऑपरेशंस आप लोगों को समझाया है। हम्म, तो अब सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक देखते हैं कि एक सेट यू है, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ये यू यूनिवर्सल सेट है और ये यू नहीं है, ये यूनियन का सिंबल है। ठीक है, तो यहां पर U एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को जब भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तब हमेशा हम उसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एक रेक्टेंगल पहले बन जाएगा जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल यू को। अब उसके सबसेट, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, उसके अंदर ए आता है, उसके अंदर बी आता है, उसके अंदर सी आता है। हमने ये देख लिया। अब ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन है क्या, हम ये देखते हैं। कुछ कॉमन है क्या, कैसे पता चलेगा? तीनों के इंटरसेक्शन से। हाँ, तीनों में एक एलिमेंट कॉमन है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक रीजन कॉमन मिलेगा। तो हम सेट ए इस तरह से बना लेते हैं, सेट बी इस तरह से बना लेते हैं और सेट सी इस तरह से बना लेते हैं। समझ में? और ये तीनों का कॉमन रीजन देखो, तीनों ओवरलैप इस रीजन पे कर रहे हैं। समझ में? इसको मैंने नाम दे दिया सेट ए, इसको नाम दे दिया सेट बी, इसको नाम दे दिया सेट सी। अब एलिमेंट इसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो तीनों के कॉमन रीजन में एक एलिमेंट है, तो वो क्या आ जाएगा, 4। क्या ये क्लियर हुआ? अब ए और बी के कॉमन में क्या क्या है, तो देखो ए और बी के कॉमन में क्या क्या है, 4 है और 5 है। ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाला है ना, 4,5। तो 4 तो हमने लिख दिया दोनों के कॉमन में। ये जो रीजन है ना, ये ए और बी का दोनों का कॉमन रीजन है। 4 आ गया तो क्या बच गया, 5। तो 5 को यहां पर लिख दो। समझ में आई ये चीज? क्योंकि 5 ए और बी के अंदर है लेकिन वो सी के अंदर नहीं, इसलिए 5 को इधर लिखना पड़ा। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ए और सी में क्या कॉमन है, ये वाले रीजन में क्या कॉमन है ए और सी में। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान दो, सिर्फ 4 आएगा, तो सिर्फ 4 आएगा और कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं मतलब यहां पर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। समझ में आई ये चीज? फिर हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या क्या कॉमन है, 4 है, 7 है, 8 है, ये सारे के सारे कॉमन है। तो अगर आप बी इंटरसेक्शन सी ये ऑपरेशन करोगे तो एलिमेंट क्या आएगा, 4 7 और 8। क्या ये चीज क्लियर? तो 4 तो हमने लिख दिया, यहां पर क्या आ जाएगा 7 और यहां पर क्या आ जाएगा 8। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब सेट ए के अंदर क्या क्या है, 2 3 4 5।
तो 4 5 तो आ गया, क्या बच गया? 2 और 3 बच गया। सेट बी के अंदर क्या क्या है? 4 5 6 7 8। तो 4 5 आ गया, 7 8 आ गया, क्या बच गया? 6। तो 6 इधर आ जाएगा। फिर सी के अंदर क्या क्या है? 1 7 8 4 9। तो क्या क्या आ चुका है? 4 7 8 आ चुका है, 1 और 9 बच गया, तो 1 यहां पर लिख देंगे और 9 यहां पर लिख देंगे। समझ में आई ये चीज? अभी भी कुछ बच गया क्या? 10 बच गया अभी भी, देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो 10 को यहां पर लिख देंगे बाहर में। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई ये चीज? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट का। तो सेट्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, सबसेट्स ऑफ आर हो गया अगर रियल नंबर का सबसेट है तो, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया। क्लियर? तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है आप लोगों के चैप्टर 1 या फिर 3 बोलने का, दोनों में से कोई भी एक चैप्टर हो। तो ये ओवरऑल यही स्ट्रक्चर है। तो ये चीज हमने डिस्कस की, टाइप्स ऑफ सेट देखे। इनफाइनाइट हालांकि यहाँ पर मैंने नहीं बताया, लेकिन उसका क्लियर मतलब क्लियर है। प्रॉपर सेट ये मैंने कवर नहीं किया, शायद मिस हो गया, इसको करना है। ठीक है। ऑपरेशन में मैंने यूनियन ऑफ सेट बता दिया आप लोगों को, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट बता दिया। बाकी सब बचे हुए हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम मैंने बता दिया, लेकिन उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस नहीं की। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। बाकी फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।